ऐसे फ्रेम कर देते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। पहले एक इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर उसके बाद जो बीच का पॉइंट उसको फ्रेम कर देंगे, एक निष्कर्ष लिखा देते हैं। हिंदी समीक्षा में इस प्रश्न पर विवाद है, हिंदी समीक्षा में इस प्रश्न पर विवाद रहा है, इस प्रश्न पर विवाद रहा है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति, पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय है या मसनवी, भारतीय है या मसनवी, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फारसी, जो मसनवी के आगे फारसी, भारतीय है या मसनवी। इस प्रश्न को आचार्य शुक्ल ने उठाया है, इस प्रश्न को आचार्य शुक्ल ने उठाया है, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जायसी ग्रंथावली की भूमिका में, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली की भूमिका में, अध्ययन कर रहे थे जायसी पर, तो जायसी ग्रंथावली की भूमिका में। इसमें आचार्य शुक्ल ने दोनों ही परंपराओं में अंतर दिखाया है, इसमें आचार्य शुक्ल ने दोनों ही परंपराओं में अंतर दिखाया है। पॉइंट नंबर 1, भारतीय प्रेम की परंपरा में, भारतीय प्रेम की परंपरा में लोक व्यवहार हमें दिखाई देता है, भारतीय प्रेम की परंपरा में लोक व्यवहार हमें दिखाई देता है। वहीं फारसी प्रेम की परंपरा में प्रेम का एकांतिक, प्रेम का एकांतिक और संसार से निरपेक्ष प्रेम सामने आता है, और संसार से निरपेक्ष हटा हुआ सामने आता है। अगला पॉइंट, संसार से निरपेक्ष, या कह सकते हैं इसको लोक बाह्य, मतलब संसार से बाहर, लोक बाह्य। अगला पॉइंट, भारतीय प्रेम की परंपरा में विरह की वेदना महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है, भारतीय प्रेम परंपरा में विरह की वेदना महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है। वहीं फारसी परंपरा में, वहीं फारसी परंपरा में यह वेदना पुरुषों में ज्यादा दिखती है, यह वेदना पुरुषों में ज्यादा दिखती है। अगला पॉइंट, देखो आप इतना बड़ा भी इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, छोटा लिख दें, मैं आपको थोड़ा सा आपकी समझ बन जाए इसलिए सारे पॉइंट लिखा रहा, जिससे आपके दिमाग में बना रहे कि हम जो मुद्दा क्यों है और ये किस तरीके से विश्लेषण हुआ है। अगला पॉइंट,
भारतीय प्रेम परंपरा में नायक और नायिका के बीच में परिहास दिखाई देता है। नायक और नायिका के बीच में परिहास, हंसी मजाक, कटाक्ष करना, हंसी मजाक करना, ये सब दिखाई देता है, परिहास दिखाई देता है। जबकि फारसी परंपरा में यह नहीं दिखता। जबकि फारसी परंपरा में यह नहीं दिखता। अगला पॉइंट, भारतीय प्रेम पद्धति में अत्यधिक भावुक होने के बाद भी, भारतीय प्रेम पद्धति में अत्यधिक भावुक होने के बाद भी व्यवहारिकता बनी रहती है। खाना पीना लोग नहीं छोड़ते। भारतीय प्रेम पद्धति में अत्यधिक भावुक होने के बाद भी व्यवहारिकता बनी रहती है। जबकि फारसी परंपरा में प्रेमी के अंदर अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता, प्रेमी के अंदर अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता और कल्पना दिखाई देती है। अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता और कल्पना दिखाई देती है। अगला पॉइंट, भारतीय प्रेम पद्धति का आरंभ परिचय से होता है, वहीं फारसी परंपरा में प्रेम की शुरुआत स्वप्न दर्शन, प्रेम की शुरुआत स्वप्न दर्शन और गुण श्रवण से होती है। गुण श्रवण, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन और गुण श्रवण से होती है। अगर आपको बाहुबली मूवी याद हो तो उसमें कौन है? भल्लाल देव। भल्लाल देव को देवसेना का गुण श्रवण ही दिखाया गया था, फोटो दिखाई गई, लेकिन उसने जो बाद में देखा, उसके पहले वहां बाहुबली पहुंच चुका था। तो यही मामला है। अब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फारसी परंपरा है, कहाँ भारतीय परंपरा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अब एक फ्रेम बनाया जाए। कौन सा नया? ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल जो है, जो प्रेम पद्धतियों का अंतर कैसे बताते हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली बात तो ये है इसमें, ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक बात ये कही है कि जायसी का प्रेम जो है आमतौर पर एकांतिक होते हुए भी लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जायसी का प्रेम, जायसी का प्रेम आमतौर पर
एकांतिक होते हुए भी, एकांतिक होते हुए भी लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। से जुड़ा है। ठीक है, इसका उदाहरण समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यहां पर जो मसनवी शैली में जो लोक व्यवहार या लोक पक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन यहां इनके यहां लोक पक्ष दिखाई देता है। दूसरी बात, लोक पक्ष आपको कहां दिखाई देता है, उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण क्या है? जब रत्नसेन जो है, जब जोगी बन के निकलता है तो वहां दिखाई देता है। रत्नसेन का जब जोगी बनना, उसके बाद उसकी माता और उसकी रानी जो रोकती हैं, क्या होता है? जब ये जोगी बन जाता है, एक तरफ माँ खड़ी है और एक तरफ जो पत्नी खड़ी है, दोनों ही रोकते हैं कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन कहता है नहीं जाऊंगा जाऊंगा। दोनों मना करते हैं लेकिन मानता नहीं। ठीक है, फिर जब वापस आता है सिंगल द्वीप से तो ये सारी चीजें, एक उदाहरण ये हो गया। ठीक है, इसलिए एक बात इतनी आपने लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? एक दो लाइन लिख दीजिए अगला पॉइंट बना के इसी में, कि जैसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता, ये आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है सारा। जैसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता, अगर आप ऐसे ना भी लिख पाए तो आसान करके भी लिख सकते हैं। इसको समझ लीजिए फिर आसान कर दीजिए आचार्य शुक्ल के अनुसार, कुछ गलत नहीं। ये मौलिकता यहां है हिंदी साहित्य में। जैसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन के और अंगों के साथ, जीवन के और अंगों के साथ भी, जीवन के और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का, उस प्रेम के संपर्क का संपर्क दिखाते हैं। उस प्रेम के संपर्क का, उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप दिखाते हैं। संपर्क में स्वरूप दिखाते हैं, उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप दिखाते हैं। फिर डैश डैश डैश, यह प्रेम गाथा है। फिर डैश 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 कर दीजिएगा, यह प्रेम गाथा है, यह प्रेम गाथा है, पूर्ण जीवन गाथा नहीं है। यह प्रेम गाथा है, पूर्ण जीवन गाथा नहीं है। अगला पॉइंट, पद्मावत में विरह वेदना, पद्मावत में विरह वेदना तीन व्यक्तियों में दिखाई देती है। पद्मावत में विरह वेदना तीन व्यक्तियों में दिखाई देती है। रत्नसेन, नागमती और पद्मावती। रत्नसेन, नागमती और पद्मावती। हमें यहां फारसी परंपरा के अनुरूप, हमें यहां फारसी परंपरा के अनुरूप रत्नसेन में अधिक विरह दिखना चाहिए। रत्नसेन में अधिक विरह दिखना चाहिए।
रत्नसेन में अधिक विरह दिखना चाहिए, और वह दिखता भी है। और वह दिखता भी है, लेकिन नागमती का विरह उससे ज्यादा मार्मिक और महत्वपूर्ण है। नागमती का विरह उससे ज्यादा मार्मिक और महत्वपूर्ण है। इसी बिंदु पर जायसी ने दोनों पद्धतियों का मिश्रण किया है। मिश्रण के इसका मतलब क्या है? जैसे ये दिखाना चाहते हैं नायक और नायिका एक ही बराबर प्रेम करते, ये नहीं होता है कि केवल नायिका ही प्रेम कर सकती। तो आप ये भी एक बात बता सकते हैं कि दोनों में ही जो समान भाव दिखाने का प्रयास किया, एक मेल करने का प्रयास किया। ज्यादा लिखने का टाइम रहेगा नहीं, इतनी बात लिख के आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, नायक नायिका के बीच हास परिहास भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नायक नायिका के बीच हास परिहास भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जुड़ते हैं। फारसी परंपरा और अंग्रेजों की परंपरा में प्रायः यह नहीं दिखाई देता। फारसी परंपरा और अंग्रेजों की परंपरा में प्रायः यह नहीं दिखता। पद्मावती में इसी भावना को जायसी ने दिखाया है, हास परिहास वाली भावना। हौ रानी तुम जोगी भिखारी, हौ रानी तुम जोगी भिखारी, हौ रानी तुम जोगी भिखारी। जोगही भोगही कौन चिन्हारी, जोगही भोगही कौन चिन्हारी। तुम जोगी हो कि भोगी, ये बताओ पहले, क्या पहचान तुम्हारी? अगला पॉइंट, फारसी परंपरा में नायक आदर्श व्यक्ति होता है जो प्रेम के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट उठा सकता है, जो प्रेम के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट उठा सकता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं नायक का यह आदर्श, आचार्य शुक्ल लिखते हैं
इन्वर्टेड कामा कर देना। नायक का यह आदर्श लैला मजनू, लैला मजनू, सिरी फरहाद, सिरी फरहाद कि उन अरबी फारसी कहानियों से मिलता है, कि उन सिरी फरहाद कि उन अरबी फारसी कहानियों से मिलता है जिसमें नायक हड्डी होने के बाद भी, जिसमें नायक हड्डी, जो ठठरी भरते हैं ना बाबा, क्या नाम है उनका, हाँ यहां पर भी आ रहा है वही शब्द है, हड्डी की ठठरी भर देना, वो भी बोलते हैं ठठरी भरना। जिसमें क्या लिखा, जिसमें नायक हड्डी होने के बाद भी पहाड़ खोदने की बात करता है। बस नायक हड्डी होने के बाद भी पहाड़ खोदने की बात करता है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप आचार्य शुक्ल को जो है एक लाइन और लिखिए, इन्वर्ट कॉमा, इसको बंद कर दीजिए। इस रचना में रत्नसेन, इस रचना में रत्नसेन का आदर्श मसनवी नायकों के समान ही है, मसनवी नायकों के समान ही है। और वह हर समस्या को नजरअंदाज करता है, और वह हर समस्या को नजरअंदाज करता है। इसीलिए बार बार हीरामन तोता, इसीलिए बार बार हीरामन तोता, शिव पार्वती, इसीलिए बार बार हीरामन तोता, शिव पार्वती, हनुमान जी आदि को हस्तक्षेप करना पड़ता है, आदि को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे रत्नसेन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आपने देखा था कि नागमती के विरह वर्णन पर आचार्य शुक्ल ने कहा था यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, क्या है, हिंदू गृहिणी की आदर्श, पवित्र, सात्विक, मर्यादापूर्ण जीवन की कहानी है। तो आचार्य शुक्ल जो हैं, जो ऐसी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं जो इस तरीके से सोच रखती। ये आमतौर पर जो पुरुषवादी समाज है उसकी सोच यही है, भाई आप उम्मीद करते हैं महिलाओं से, अगर महिला आपसे उम्मीद कर दे तो क्या समस्या है। आप देखिए महिलाओं के लिए, विधवा अगर कोई महिला हो गई उसके जीवन में इतना कष्ट आ जाएगा पूछिए मत, अचानक ही। अगर कोई पुरुष, उसकी पत्नी मर गई तो उसके जीवन में केवल 2-4 महीने का कष्ट आएगा, उसके बाद उसका कष्ट अपने आप खत्म। लोग ही कहते हैं अरे इनकी जीवन कैसे कटेगा, इनका जीवन, पागल हो जाएंगे। तब से पत्नी मरी एकदम किसी बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो भी एक्टिंग करता रहता है 2-4-5 महीने, फिर खुद ही लोग कह देते हैं कि भाई बहुत समस्या भारी है। वही बात एक महिला के साथ भी होनी चाहिए, तब वहां दिमाग उड़ जाता है। महिला के साथ ऐसा नहीं, ऐसी घटना हो गई, इसी ने सब कुछ किया, सारा दोष उसका, और पत्नी मर गई तो
फिर किसका दोष? भाग्य ही नहीं था उसका जीने का। ये है समाज। इसलिए जब आप अध्ययन करते हैं, देखो आप सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समाज की वास्तविकता भी समझना चाहिए। न बहुत ज्यादा मॉडर्न होइए, न बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति रहिए रूढ़िवादी। मध्यम मार्ग बुद्ध का, और वही सही रास्ता है। अगला पॉइंट बनाइए। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आचार्य शुक्ल ने यह निष्कर्ष दिया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, अभी एक दो पॉइंट और हो सकते हैं, अपने जोड़ लेना। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आचार्य शुक्ल ने यह निष्कर्ष दिया है, पद्मावत की प्रेम पद्धति, पद्मावत की प्रेम पद्धति मूलतः अभारतीय है। पद्मावत की प्रेम पद्धति मूलतः अभारतीय है। यद्यपि उसमें भारतीय तत्वों का भी, यद्यपि उसमें भारतीय तत्वों का भी समावेश किया गया है। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में, यह निष्कर्ष का अगला हिस्सा है, वर्तमान समय में शुक्ल जी का यह मत उपयुक्त नहीं दिखाई देता, उपयुक्त नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस मत का खंडन आगे चल के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इस मत का खंडन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और विजय देव नारायण शाही ने किया है। इस मत का खंडन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और विजय देव नारायण शाही ने किया है। कुछ तर्क निम्न है, कुछ तर्क निम्न है। भारत में भी प्रेम में पुरुषों के विरह की परंपरा रही है। भारत में प्रेम में पुरुषों के विरह की परंपरा रही है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के पुरुरवा प्रकरण को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के पुरुरवा प्रकरण को देख सकते हैं। इसके अलावा मेघदूत के यक्ष की पीड़ा को भी देख सकते हैं। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा को भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट, लोक निरपेक्ष प्रेम भारत में भी दिखाई देता है। लोक निरपेक्ष प्रेम भारत में भी दिखाई देता है। जैसे महाभारत में नल दमयंती का प्रेम, जैसे महाभारत में नल दमयंती नल दमयंती का प्रेम,
कौमा भीम और हिडिंबा का प्रेम। भीम हिडिंबा, हिडिंबा दादी थी बर्बरीक की। कौन थी? दादी। 3 ही बाण था बर्बरीक के पास। बर्बरी ने कहा 3 बाण है और महाभारत समाप्त। कृष्ण ने कहा एक खतरनाक युद्ध है, लेकिन उसमें ये कहा था कि मैं जो बाबा आप ही के साथ रहूंगा भीम, लेकिन बाबा मेरे साथ समस्या है। अगर जो व्यक्ति हारता हुआ दिखेगा कौरव या पांडवों में, मैं उसके तरफ हो जाऊंगा लास्ट में। मैंने अपने आप से प्रण किया है कि हारते हुए व्यक्ति के साथ मैं रहूंगा। अगर आप हार रहे हैं कोई समस्या नहीं, मैं आपकी तरफ से हूं। लेकिन अगर मुझे लगा बीच में कि आप जीत रहे हो तो मैं जो है उधर चला जाऊंगा। इसीलिए तो कृष्ण भगवान ने मांगी थी गर्दन। कहे बच्चा तुम मैच फंसा दोगे, मैच फंसने नहीं देना है, फंसने नहीं देना, क्योंकि हम सुदर्शन लेके खड़े हैं तो हम सुदर्शन नहीं चला पा रहे हैं। तुम 3 बाण लेके चले जाओगे, हम क्या कर पाएंगे फिर? कि अच्छा ठीक है बर्बरीक, तुम एक काम करके दिखाओ, अपनी शक्ति प्रदर्शन करो। एक पेड़ के पास खड़े हो गए, एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लिया। कहे मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं इस पूरे पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ छेद कर सकता हूं। क्या इतनी शक्ति तुम्हारे पास? चलाओ बाण। चलाए, सारे पत्ते छेद हो गए। एक पत्ता तोड़ा था कृष्ण ने, पैर, उनके पैर को हटा के छेदा उसने। कृष्ण समझ गए कि मामला एकदम बिगड़ जाएगा, तो बर्बरीक से कहा कि तुम मेरे भक्त हो बर्बरीक? कहे हाँ मैं हूं आपका भक्त। कहे कुछ मांगू दे दोगे? कहे जो मांगना चाहे मांग लीजिए। कहे गर्दन। गर्दन उतार दी बर्बरीक ने। लेकिन गर्दन उतारने से पहले कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, इसीलिए मैं आया ही था। कितना बड़ा महासमर चल रहा है मैं भी देखा हूं। कुछ लोग होते हैं जो योद्धा टाइप के लोग होते हैं, युद्ध जब छिड़ जाता है तो आप देखेंगे कायर लोग छिपने लगते हैं, योद्धा टाइप के लोग सामने आ जाते हैं। आप देखिए ना, चाहे कारगिल वार देख लीजिए, 1971 की लड़ाई देख लीजिए, 1965 की लड़ाई, वो लड़ाई वही लोग लड़ते हैं जिनके अंदर वास्तव में प्रेम है। इसीलिए सेना के लोग जो सिविलियन लोगों को बहुत ठीक मानते नहीं है, आप मिल लीजिए, कहेंगे सिविलियन को पता ही नहीं है देश क्या चीज होती, वो कुछ नहीं समझते। सेना का अलग ही मिजाज चलता है। एक हमारा दोस्त है अभी इस समय जो ब्रिगेडियर है, हम लोग बचपन से ही साथ पढ़े। हम जब भी उससे बात करते तो एक अलग तरीके की स्थिति आ जाती, मतलब उसका एक तो जो तरीका हमें लगता है आईएएस यूएस कहाँ ही पाएंगे वो सब तरीके, सोच अप्रोच, जो राजीव लोचन राय नाम है उसका। तो चीजें क्या होती है ना कि अलग है आर्मी का। आर्मी में जो लोग गए हैं उनकी सोच आप बात करेंगे तो हमेशा जो वार फील्ड की बात करेंगे ऐसा है वैसा है। यहां पर भी यही रहा है। तो बर्बरीक ने कहा कि नहीं, हमें देखना था मैच, बड़ा युद्ध अच्छा था, मैं लड़ना भी चाहता था, अपने गुरु से इतनी दीक्षा लेकर आया था मैं कि मैं भी कुछ दिखा दूंगा कि शक्ति मेरे अंदर क्या है। जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब शक्ति दिखा रहे हैं, मैं क्या करूंगा किस ना, भाई मेरी तो कुछ इच्छा थी। तो कृष्ण ने कहा नहीं, तुम जो गर्दन उतरने के बाद ही मैच देखोगे, चिंता मत करो, सबसे ऊपर वाली पहाड़ी तुम्हें रखेंगे। गर्दन उतार दी, रख दी। उसने पूरा देखा महाभारत का युद्ध। जब हो गया युद्ध तो भीम फिर गरजा, कहा देखा बर्बरीक, लड़ाई लड़ ली ना मैंने, सब स्वाहा। बर्बरीक को हंसी आई। बर्बरीक ने कहा ऐसा है बाबा, किया तुमने कुछ भी नहीं है। क्या दुष्ट हो गया तुम पूरी तरह से? मैंने ही किया है सब। किसने मारा दुर्योधन को? क्या जब भीष्म ने जब शक्ति चलाई थी कौन पीठ दिखाया था? क्या हमसे कुछ छुपा नहीं है इस युद्ध का, सब देख लिया मैंने। एक बार भीष्म के साथ, भीष्म को हराना ही नहीं, मतलब कोई हरा ही नहीं सकता भीष्म को, इच्छा मृत्यु थी भीष्म के पास। ऐसे ऐसे महान योद्धा मारे गए युद्ध में, तो जो सामान्य लोग उनकी क्या ही गिनती आप करोगे। महाभारत का युद्ध एक बात यह भी दिखाता है कि आप चाहे जितने शक्तिशाली हैं, इस धरती पे आपको मिट्टी खानी पड़ेगी आखिरी में। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु थी और एक अस्त्र था नारायण अस्त्र,
जब दुर्योधन ने बहुत कहा कि आप इतने लोग को मारते, 10,000 लोगों का वध एक दिन में भीष्म कर देते। भीष्म जिस दिन जाते थे उस दिन जो चिड़िया उड़ने लगती थी कि अब आ गया है। गंगा पुत्र तो कभी हारे ही नहीं किसी से। उसके बाद भी दुर्योधन आए दिन उनको कहता था क्या ही लड़ाई लड़ रहे हो, क्या मजाक बना रखा है, मेरी दुश्मनी तो केवल जो 5 पांडवों से, क्यों मारते हो इतने लोगों को, कोई मतलब है। तब भीष्म ने कहा कि मेरे जैसा पराक्रम कोई दिखा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आज अर्जुन को नहीं मार दिया तो या तो मैं नहीं या तो वो नहीं। सबकी नींद उड़ गई। भीष्म की प्रतिज्ञा कभी फेल हुई नहीं थी। नारायण अस्त्र का अनुसंधान किया जो भीष्म के पास था, वो नारायण अस्त्र विष्णु का अस्त्र था, और उसके साथ ये था कि उसके सामने अगर कोई आ जाएगा तो उसको मार देता, वो कोई भी हो। और लेकिन अगर कोई उसको हाथ जोड़ ले, अपनी पीठ दिखा दे, तो वो नहीं मारता था। सारे योद्धाओं को भगवान कृष्ण ने समझाया, अर्जुन को, सबको, कि ऐसा सब पीठ दिखा दो, तुम्हारे बाबा ही तो हैं, पीठ दिखा। सबने दिखा दे, भीम ने नहीं दिखाया। कहे मैं नारायण अस्त्र को तोड़ के फेंक दूंगा, मेरे सामने क्या नारायण अस्त्र। कृष्ण को समझ में आ गया आज ही गिर जाएगा ये। कृष्ण गए, उसको अपने गले से लगा लिया, पीछे कृष्ण की पीठ, इधर से इसकी पीठ। कृष्ण युद्ध लड़े थे मौन रहकर भी। इसलिए युद्ध के जितने भी योद्धा रहे, जब बर्बरीक ने जब बताया कि तुम लोग कुछ नहीं लड़े, लड़े ये हैं जो चुपचाप बैठे थे वहां। हाँ यश तुम ले से, भाई आप यश ले सकते हो, जो यश चाहिए था जयसी को, वही यश आपको लेना है, आप ले लीजिए। तो यही बात आपको समझना पड़ेगा। उस समय का जो किया गया बलिदान, आज वो बर्बरीक खाटू श्याम बन के जो है पूजनीय है सब जगह कृष्ण के रूप में। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये है मामला। क्या लिखा आपने कि भीम हिडंबा का प्रसंग समझ में आ गया। अगला पॉइंट बनाओ। फारसी प्रेम कहानियों, चाहे वो लैला मजनू, फारसी प्रेम कहानियों, चाहे वो लैला मजनू या सीरी फरहाद की कहानी हो, सीरी फरहाद की कहानी हो, लैला मजनू या सीरी फरहाद की कहानी हो, प्रेम की शुरुआत परिचय से ही होती है। फारसी प्रेम कहानियों में, चाहे वो लैला मजनू की कहानी या सीरी फरहाद की कहानी, प्रेम की शुरुआत परिचय से ही होती है, ना कि चित्र दर्शन, ना ही स्वप्न दर्शन, ना ही नक्सिक वर्णन। फोटो देख के एक बार हो सकता है, नहीं आपको लगता है ऐसा, लेकिन नक्सिक वर्णन से तो क्या ही कोई समझा पाएगा किसी के बारे में। लिखिए, कुल मिला के निष्कर्ष हो गया सारा पॉइंट। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है, सूफी काव्यों में वर्णित प्रेम को इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूफी काव्यों में वर्णित प्रेम को अभारतीय कहना ठीक नहीं होगा। सूफी काव्यों में वर्णित प्रेम को अभारतीय कहना ठीक नहीं होगा। इस रचना में दिखने वाली सभी विशेषताएं, इस रचना में दिखने वाली सभी विशेषताएं भारतीय परंपरा के अंदर दिखाई देती हैं। इस रचना में दिखने वाली सभी विशेषताएं भारतीय परंपरा के अंदर दिखाई देती हैं। विजय देव नारायण शाही ने
यहां तक कहा है, विजय देव नारायण शाही ने यहां तक कहा है कि इसकी प्रेम पद्धति को भारतीय या फारसी का विवाद, इसकी प्रेम पद्धति को भारतीय या फारसी का विवाद, बंजर किस्म का विवाद है। इसकी प्रेम पद्धति को भारतीय या फारसी होने का विवाद, बंजर किस्म का विवाद है। बंजर, जहां से कुछ नहीं निकलेगा, कोई फसल नहीं होगी, बंजर किस्म का विवाद है। अब तो कुछ छूटा नहीं। देखो एक बात समझ लो, पद्मावत रचना में जहां आपको ये दिखाई दे कि कोई दुख वाली बात है तो नागमती का दुख होगा। कैसे पकड़ेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि एक जगह लिखा है कंत नहीं है। कंत का मतलब यही है कि जो रो रही है कंत के लिए, कंत मतलब पति। चाहे जितना कठिन कुछ लिखा हो, बस ये आपको एक बात समझना है कि जहां अगर कंत का दुख दिखाई दे रहा है कि पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिन नाह मंदिर कौन छावा, कौन आपके बिना मंदिर छाएगा, आप है ही नहीं यहां। अगर ऐसी बात आएगी तो नागमती वियोग खंड है, नागमती की कहानी है। अब नागमती की पूरी कहानी आप जानते हैं कि क्या हुआ है नागमती के जीवन में। अपने से लिखिए बना बना के जितना समझ में आपको आता है, और उससे ही आपका काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक खंड तो आपका आता है जो नागमती का, एक खंड आएगा आपका सिंघल द्वीप खंड। जब सिंघल द्वीप खंड का मतलब क्या है कि जब रत्नसेन पहुंचता है वहां, और वहां पे और कौन है, जो पद्मिनी है या पद्मावत है, उसके बारे में चर्चा, या जो हीरामन तोता है उसकी चर्चा, कुछ ऐसी चर्चाएं होंगी। ठीक है, जब आप इस तरह की चर्चा सुनेंगे तो आप एक बात समझ जाएंगे कि ये सिंघल द्वीप खंड की बात हो सकती है। तो संदर्भ लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये नागमती वियोग खंड का है, क्योंकि संदर्भ लिखने पे पूरा नंबर मिलेगा। अब ये मत कर दीजिएगा कि नागमती वियोग खंड का सिंघल द्वीप खंड में लिख दीजिएगा और सिंघल का नागमती में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसी इन्हीं दोनों से आएगा ही, और कहीं से कुछ नहीं आएगा। उसमें भी आप मान के चलो कि अगर नागमती से पूछ रहे हैं तो नागमती से पूछ लेंगे, और जब पद्मिनी से अगर कोई दार्शनिक टाइप का व्यक्ति पेपर जब बनाता है जिस साल, तो सिंघल द्वीप से पूछेगा। तो उसकी सोच, होता क्या है ना, सोच पे तो सारा गेम है। अब ऐसे ही लोग हैं भाई, या तो संसार वाले हैं या तो अध्यात्म वाले हैं। अगर अध्यात्म वाले हैं तो उस पे जाएगा पद्मावत पे, जो सिंघल द्वीप खंड। वहां पे चूंकि ऐसी व्याख्या है जो मसनवी व्याख्या है, हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको दिखेगी। क्या कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? एक दे रखा है पूरा हमने, उसमें भी देखिए कुछ आप लोग जो लिख लिख के प्रैक्टिस भी करिए। तो हमने जो प्रश्न आपके सामने क्या क्या हैं, कुछ प्रश्न आपने लिखा भी था। हाँ, कुछ प्रश्न आपको मैंने बताए थे जायसी के, नहीं? तो कुछ प्रश्न लिखिए। पद्मावत में कल्पना में इतिहास, पद्मावत में कल्पना में इतिहास की काव्य चेतना थी।
पद्मावत में कल्पना में इतिहास की काव्य चेतना थी। पद्मावत में कल्पना में इतिहास की काव्य चेतना थी। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि कहानी प्रसिद्ध थी इसीलिए कहानी ली गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगला प्रश्न, पद्मावत प्रेम और दर्शन का अद्भुत महाकाव्य है। पद्मावत प्रेम और दर्शन का अद्भुत महाकाव्य है। जायसी की प्रेम व्यंजना पर टिप्पणी करें। अगला प्रश्न, जायसी की प्रेम व्यंजना पर टिप्पणी करें। अगला प्रश्न, पद्मावत में लोक संस्कृति हमें दिखाई देती है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ये सब यूपीएससी के प्रश्न हैं जितने भी बोलते जा रहे हैं अलग अलग सालों में। पद्मावत में लोक संस्कृति क्या लिखा है? पद्मावत में हाँ लोक संस्कृति हमें दिखाई देती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। फूल मरे पै मरे न बासु, फूल मरे पै मरे न बासु के आधार पर, फूल मरे पै मरे न बासु के आधार पर जायसी की प्रेम व्यंजना को स्पष्ट करें। ठीक है, बोलिए, कोई समस्या? पढ़ना ऐसे ही चाहिए कि प्रश्न इसके अलावा भी कुछ बने तो आप लिखें। इसलिए पूरी कहानी समझ के, व्याख्या समझ के, जो दिया है उसमें से एक दो लोग आपस में तैयार करो, उसको एक दूसरे को बताओ कि इसमें विशेष क्या लिखा जाएगा, शिल्प पक्ष क्या होगा। अब एक बात हो गई कि जो प्रश्न है वो आपने सारे डील कर लिए। अब जो व्याख्या है उसको भी आपको ऐसा लिखना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक भी आ सकता है जहां आपको लगे कि यहां पर कुछ कठिन दिखाई दे रहा है इसकी लाइनें। अभी आप लोग ही जो बता रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसा लगा मलिक मोहम्मद जायसी में याद करने में कठिनाई हो रही थी, उसमें समस्या नहीं। एक मोटा मोटा अर्थ निकाल लीजिए इसका क्या अर्थ होगा, और जो व्याख्या के लिए दिया गया वहाँ समझ लीजिए दो चार जो इम्पोर्टेंट है, उस पे ही आपको खेलना है। उसका संदर्भ सहित हो जाना भाई, एक तो वो ठीक होना चाहिए, दूसरा जो प्रसंग सही होने जाना चाहिए, उसमें विशेषता। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि उन लाइनों में क्या विशेषता बताई जा रही, फिर व्याख्या। और व्याख्या का मतलब होता है कि उसकी समझ जो आपको समझ में आ रही है वो लिख दीजिए, फिर विशेष, एक संवेदना, दूसरा शिल्प। और कुछ भी विशेष में नहीं करना है, जो आपने इसका शिल्प पक्ष वाला लिखा उसी में से दो तीन पॉइंट उठा के लिख देना है, बात खत्म। हाँ, जो संवेदना के दो तीन पॉइंट लिख दीजिए, एक दो पॉइंट लिख दीजिए उसकी भाषा पर, कि भाषा कैसी, प्रतीक योजना कैसा, छंद योजना कैसा,
मोटी मोटी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लिख देंगे। ठीक, कोई समस्या? और आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, कहीं समस्या आप लोग को हो, और फिर हम तो है ही हैं। तो आप लोग को अधिकतर लिख लिया है। हम कभी भी पढ़ाते हैं तो हम प्रश्न के हिसाब से पढ़ाते हैं, टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। टॉपिक तो अथाह है, सागर है, उसमें भी हम कुछ ऐसी बातें जरूर आपको बता देते हैं जिससे आप प्रश्न को आगे चल के डील कर पाए, क्योंकि कुछ भी बदलने वाला नहीं हिंदी साहित्य में, ना अपडेट होने वाला है। यही है, इसी पे कुछ जोड़ तोड़ करके आ जाएगा प्रश्न। एक बार तैयार तो तैयार, कोई अपडेशन नहीं। भाषा पे अपनी पकड़ बनाइए, कुछ उदाहरण याद करिए, कैसे क्या क्या है मामला, उसके बाद लिख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सूरदास। पहले कहानी सुनेंगे सूर की, कि सूर एक आंख के अंधे कैसे थे, क्या क्या करते थे। उनको भी बहुत अच्छा गाना आता था, जैसे घनानंद को आता था, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। बाद में जो अच्छा गाने वाले लोग, देखो आप अपनी वृत्ति मोड़ दो, आप बहुत खराब हो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, आप बहुत अच्छे हो आप बहुत खराब हो जाओगे। वृत्ति का तो सारा खेल है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, आस पास और मिसरी एक है भाव विकात। संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण चले भी जाते हैं, और कोई कीमत नहीं है। अगर आपके अच्छे गुण नहीं है तो फिर आपकी कोई कीमत नहीं है। लोग कहते हैं कि इंसान कौड़ी का तीन हो गया, एक मुहावरा चलता है जो गांव में, कोई कद्र न होना। इसका मतलब यही है कि संगति अगर आपकी खराब हो गई, एक समय के बाद फिर आपका मामला गड़बड़ है। फिर नहीं, रॉयल्टी क्या होती है जो शिवगामी देवी में है, वो है रॉयल्टी। और सामान्य महिला कैसी होगी, और जो सामान्य पुरुष कैसा होगा? जैसा जो उसका पिता है, क्या नाम है भाई, जो भल्लाल देव का पापा है वही तो सामान्य पुरुष है, और कैसा होता है? और उसके बाद भल्लाल देव। असली महिला कैसी है? जो रॉयल्टी से भरी हुई, एक तो शिवगामी देवी और दूसरी जो देवसेना। ये ऐसा रहने में बहुत ज्यादा कष्ट है। इसके लिए चाहिए शक्ति, और शक्ति हासिल करनी पड़ती है, तब फिर बात बनती है। आपकी बात ही क्यों कोई मानेगा? आप ऐसे कि नहीं आप हमारी बात में कोई नहीं मानेगा। अभी आप शक्ति में हैं। देखिए ज्योति मौर्य की बात मान ली उसके पति ने, कह दिया नहीं हमारी सारी शिकायतें वापस। इतना सब कुछ होने के बाद ये किया, पहले ही ले लेता। सब सारा खेल यही है। हाँ प्रमोशन हुआ इसीलिए ठीक है, अच्छी बात है।